अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक नंबर 13 इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। हम सबको पता है, हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वह वर्ल्ड इंग्लिशेस का, कि जो अब मुख्तलिफ इंग्लिश की वैरायटीज़ निकल आई हैं उनको एक टर्म के नीचे रख दिया गया है, वर्ल्ड इंग्लिशेस की टर्म के नीचे। ठीक है, इसका बेसिक मतलब इसका ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये है। ठीक है, अच्छा, कचरू ने एक इंडियन लिंग्विस्ट था, इसने क्लासिफिकेशन की है इंग्लिश की। 3 इसने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे दिए हैं इंग्लिश के। वो क्या हैं? इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल में कौन से आते हैं? नेटिव स्पीकर्स आते हैं। आउटर सर्कल में सेकंड लैंग्वेज के स्पीकर्स आते हैं, जो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं, वो आउटर सर्कल में आते हैं। एक्सपेंडिंग सर्कल कौन सा होता है? वो लोग जो इसे एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं और बोलते हैं, उनके मुल्क में ये ऑफिशियल नहीं होती, वो इसे एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं, तो वो एक्सपेंडिंग सर्कल्स होते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होगी इंग्लिश की? मतलब 3 ऐसी क्लासिफिकेशन हैं जिसमें इंग्लिश क्लासीफाई हो सकती है। वो क्या? इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, ENL, इसके आपने ये मुखफ़फ़ याद रखने हैं। ENL इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। वही ऊपर वाला बात हो गई, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। अच्छा, अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो वैराइटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के क्या फ़ेज़ होते हैं, मतलब कौन से फेजेस से वो गुज़र के डेवलप होती है। अच्छा, सबसे पहला फ़ेज़ क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब आप एक ब्रिटिश इंग्लिश ले लें, ठीक है, वो मॉडल समझा जाता है। ठीक है, अब उसके साथ एक उसकी जो वैरायटी है स्लैंग लैंग्वेज ले लें, कि उसमें इतने सारे अल्फाज हैं जो हमें समझ नहीं आते, और ब्रिटिश जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं उनको भी वो समझ नहीं आते। या जैसे मिसाल के तौर पर ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ये दोनों, उन दोनों का एक्सेंट अलग है और बहुत सारे मामलों में वो अब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, एक अमेरिकन को ले लें, लोकल वैरायटी ले लें, और ब्रिटिश को हम ले लेते हैं जो है मेन वैरायटी, जो नेटिव वैरायटी, उसे ले लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है सबसे पहले जो लोकल वैरायटी होती है वो रिकग्नाइज नहीं होती, वो इतनी कोई लोग जानते नहीं हैं, ज़्यादातर वो एक मॉडल की तरफ ही देखा जाता है जो मेन होता है। फिर बाद में क्या होता है, लोकल वैरायटी एंड इनर सर्कल वैरायटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड, के ब्रिटिश वो दूसरी जो मेन इनर सर्कल में जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं वो भी होती है, और एक लोकल वैरायटी जो साथ में उसकी आई होती है उस लैंग्वेज की, वो भी उसके साथ ही चल रही होती है। तीसरा फेज़ क्या आता है? द लोकल वैरायटी बिकम्स रिकग्नाइज्ड एज अ स्टैंडर्ड, कि मतलब ये टाइम आ जाता है, वो इतनी लोकल वैरायटी आम हो जाती है, इतने लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि वो एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर रिकग्नाइज्ड होने लग जाती है। ये जी 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 14 ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। अच्छा, ये इसमें से जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने कर लेना है, एज इन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना MCQs के हवाले से, ना इतना क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप एक बार बस रीड कर लें फोकस के साथ, बस वो काफ़ी होगा। ओरिजिन इंग्लिश का क्या है? हम सबको पता है कि ब्रिटेन में जर्मनिक सेटलर्स जो थे वो आके रहने लगे थे। वो क्या थे? ज्यूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन्स, ये 3 ऐसे कबीले थे, ये आके रहने लग गए थे 449 में। ये MCQs के तौर पर आपने याद रखना है। ठीक है, अराइवल ऑफ इंग्लिश इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंग्लिश कैसे आई? तो इसका सिंपल सा है कि जो सेटलर्स थे आके जो रहने लग गए थे वो पावर में बहुत ज़्यादा थे। ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में ये है कि वो पावर में बहुत ज़्यादा थे, कि वो ब्रिटेन से भी पावर में थे। वहाँ पे आपने ये MCQs के तौर पर याद रखना कि व्हील इज इक्वल टू ब्रिटन्स, और ब्रिटन्स का क्या समझा जाता था? फॉरेन्स समझा जाता था या स्लेव्स समझा जाता था। इसी वजह से तो सेटलर्स पावर में आ गए, और उनकी फिर क्या थी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज थी। इसी वजह से इंग्लिश ऐसे ब्रिटेन में आई। ठीक है, ये जी MCQs है। कॉट द वर्ड एंगल्स, द एंजल्स,
एंगल्स, हाँ जी, द वर्ड एंगल वॉज अप्लाइड टू ऑल द सेटलर्स। ये जो वर्ड था इसे ऑल सेटलर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता था। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक एडजेक्टिव था इंग्लिस्क, ये भी उन सब सेटलर्स पे अप्लाई होता था। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश ओवर ब्रिटेन, ये सब आपने बस एक बार पढ़ लेना है। ये हिस्ट्री भी बताई गई है और कुछ एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना समझने वाला है। टॉपिक नंबर 16, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन एंड सेटलमेंट। अमेरिका, अब हम अमेरिका के जो सेटलमेंट है वो पढ़ेंगे, कैसे वो बना। अच्छा, ये जी सबसे पहले आपने देख लेना है कि 1607, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है कि फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट कब हुई थी, 1607 में पास, ठीक है। पहले 1584 में हुई थी पर वो फेल हो गई। फिर 1607 में फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट हुई अमेरिका की। उसके बाद 1640 में क्या हुआ कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो थे वो आने लग गए अमेरिका में, ठीक है। फिर इसका क्या नतीजा निकला, डायलेक्टिकल डिफ्यूजन इसका नतीजा निकला। कैसे, क्योंकि इतने ज़्यादा मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग आ रहे हैं इमिग्रेट हो के उधर से, तो डायलेक्टिकल डिफ्यूजन क्या होता है, इलाकाई ज़ुबानों का आपस में टकराव या घुलना मिलना, इस तरह इसे डायलेक्टिकल डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डाइवर्स ग्रुप हो गए, मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ कल्चर थे, डिफरेंट उनके रीजनल थे, सोशल मतलब कल्चर उनका अलग था ना, तो ज़ुबान भी अलग हुई, तो ये एक तरह का मिक्सअप हो गया। इसी में एक टाइड वाटर एक्सेंट था, वो था, ये आपने याद रखना है। इसका जो करैक्टरिस्टिक हैं वो आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर, कि ये साउथ सेटलमेंट में एक था ग्रो, जो कि इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड वेस्ट कंट्री से आए थे, ठीक है। ये अपने एक एक्सेंट लेके आए थे, टाइड वाटर एक्सेंट। क्या था इस एक्सेंट में कि जी वॉइसिंग ऑफ एस साउंड्स के, एस का जहाँ पे साउंड आता था वो उसे जी की साउंड देते थे। और इसमें क्या था कि आर स्ट्रांगली प्रोनाउंस्ड आफ्टर वोवल्स, के वोवल्स के बाद आर जो था वो स्ट्रांगली प्रोनाउंस्ड किया जाता था। ये इसके दो करैक्टरिस्टिक हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखने हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है कि ईस्ट, इंग्लैंड के ईस्ट से नॉर्थ कॉलोनिस्ट आए थे, वो उनके एक्सेंट में क्या था, वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते थे वॉवल्स के बाद। आर की प्रोनाउंसिएशन उनके एक्सेंट में बहुत कम थी वॉवल्स के बाद। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। टॉपिक नंबर 17, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन एंड सेटलमेंट अमेरिका टू। अब अमेरिका के आगे मज़ीद हम पढ़ते हैं कि जाहिर सी बात है इमिग्रेशन हुई तो फिर क्या हुआ, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हुई, ऑब्वियस सी बात है। 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे इमिग्रेंट्स और आ गए, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, और ज़्यादा इमिग्रेशन आ गई, इमिग्रेशन उनकी बढ़ गई, पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई इमिग्रेशन होने की वजह से। किसकी वजह से, गुर्बत की वजह से। लोग गरीब थे वो उनके आके उधर सेटल होने लगे अमेरिका में। रेवोल्यूशन हुआ जर्मनी और इटली में। जेविश पोग्रोम इन यूरोप के, मतलब जो जेविश थे वो उनका क्या कहते हैं ऐसे, मसाकर की क्या होगी, कत्लेआम किया गया यूरोप में। ये 19वीं सेंचुरी में हुआ। इसके फिर इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ये जी आपने एक बार पढ़ लेना, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। इंक्रीज़ इन मदर टंग यूज़र्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के मदर टंग जो थे यूज़र्स, उसमें तब बढ़ाव आया। कैसे आया कि कुछ जनरेशन्स के बाद जो इमिग्रेट उधर आके रहने लग गए थे वो इंग्लिश स्पीकर, पहले तो वो इंग्लिश स्पीकर बने ना, फिर उनके आगे से जब बच्चे हुए उधर तो वो क्या हुए, वो नेटिव स्पीकर हो गए इंग्लिश के। तो इस तरह इंग्लिश के मदर टंग्स में इजाफा हुआ, ठीक है। और इसके अलावा टॉपिक नंबर 18, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश थ्रू माइग्रेशन एंड सेटलमेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब हम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की हम सेटलमेंट पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे।
ये आपने जी MCQs के तौर पे याद रखना कि 1770 में जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था क्या, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। इसके अलावा ये MCQs है कि 1840 में न्यूजीलैंड वाज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक, फिर जी सेटलमेंट हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाज मेड अ पैनल कॉलोनी। पैनल कॉलोनी कौन सी होती है? वो कॉलोनी के जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाए, मुजरिमों को रखा जाए, गुलामों को रखा जाए, ये वो वाली कंट्री थी, कॉलोनी थी, इसको वो वाली कॉलोनी बनाया गया। ब्रिटिश के कॉलोनिज़म में आने के बाद ये वो वाली थी। ऑस्ट्रेलिया वाज मेड अ पैनल कॉलोनी। ठीक है, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हुआ जी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी नंबर्स ही हैं। इन्फ्लुएंस ऑन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था? जो मुजरिम या जो ग़ुलाम दूसरे मुल्कों से आके वहाँ पे छोड़े जाते थे, वहाँ पे रखे जाते थे, वो लंदन या आयरलैंड से जो भी आते थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे। लंदन का उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उनका कॉकनी एक्सेंट और आयरलैंड का ब्रॉग एक्सेंट, इस तरह के मिला जुला के जब एक जगह आप रखेंगे ऐसे लोगों को, तो फिर कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना उसका। एबोरिजिनल लैंग्वेज कुछ ऑस्ट्रेलियंस की अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस भी थी। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश का भी उस पर बहुत इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा इमिग्रेंट्स तो थे ही जो वहाँ पे आते थे, जो वहाँ पे हिजरत करके आते थे। सेटलमेंट हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड का अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का। ये जो हमने MCQs के तौर पर, मतलब ये इतना कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर कभी दिमाग फिर जाता होता है, कभी आ ही जाता होता है। 1840 में एक ट्रीटी हुई वेटांगी की, किसके दरमियान? माओरी चीफ्स एंड क्राउन, मतलब ब्रिटिश के दरमियान और माओरी चीफ्स वो कौन थे? ये जी एक न्यूजीलैंड का कबीला था, माओरी, ये उनके दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान एक ट्रीटी हुई थी वाटांगी। हाँ जी, ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। उसके बाद ये ट्रीटी के बाद ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट हो गई ब्रिटिश कॉलोनी के तौर पर न्यूजीलैंड की। ठीक है, इंक्रीज़ इन इमिग्रेंट पॉपुलेशन किसकी वजह से हुई है जी? आपने एक MCQ से याद रखना है कि न्यूजीलैंड में गोल्ड रश, गोल्ड की कान वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, तो उसकी वजह से इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए थे वहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गोल्ड की कान एक मुल्क में डिस्कवर हो जाए तो उसकी समझे अंदाज़ा लगा लें इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, तो इसलिए इमिग्रेंट्स वहाँ पे आए, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक, इन्फ्लुएंस क्या था न्यूजीलैंड की इंग्लिश पे, किस चीज़ का पड़ा? कि ब्रिटेन के जो कब्ज़े में वो आया, तो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस पड़ा। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल आइडेंटिटी उन्हें मिल गई, इस चीज़ का न्यूजीलैंड इंग्लिश पे बहुत असर पड़ा। इसके अलावा जी माओरी पीपल का उस पर बहुत पड़ा, कंसर्न फॉर द राइट्स एंड नीड्स ऑफ द माओरी पीपल। जाहिर सी बात है, वो वहाँ का पहले का रहने वाला कबीला था, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ना ही था ना, तो ये सब उसके इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। इसमें से इम्पॉर्टेंट आप क्वेश्चंस के हवाले से, ये जी आपने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स याद रखने हैं, इनर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल, ये आपने याद रखने हैं। ठीक, और इसके अलावा बस ये MCQs के हवाले से ही है चैप्टर, और इसमें और कुछ भी नहीं है। जितना मैंने आपको बता दिया, अगर उतना भी कर लेंगे तो काफ़ी होगा। अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा खुद से रीड करें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है,
इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।